गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज के इस लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम से मॉडर्न इंडिया का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो यूरोपियंस का इंडिया में आगमन कैसे रहा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। स्टार्ट हम इसकी समरी से करेंगे एंड कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये डिस्कस करता है कि सी रूट इंडिया के लिए क्यों लिया गया, वाई ए सी रूट टू इंडिया। तो यहाँ ये बात करता है कि जो स्पिरिट ऑफ रेनेसा था यूरोप में, 15th सेंचुरी यूरोप में, ये एक वजह रही है। बिकॉज रेनेसा लेड टू द जील ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को। रेनेसा के टाइम पे यूरोप में देखा गया। सो इस वजह से जो है ये भी एक रीजन रहा कि सी रूट लिया गया और वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया गया था। सेकेंडली, उस टाइम पे यूरोप की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही थी बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सारा। सो उससे प्रोस्पेरिटी आई वहां पर। प्रोस्पेरिटी आई तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी। अब लग्जरी गुड्स काफ़ी सारे उस टाइम पे यहाँ पर एशियन कंट्रीज में, इंडिया में, यहाँ से काफ़ी लग्जरी गुड्स होते थे। तो वो एक्सप्लोर करने के लिए दे केम टुवर्ड्स दिस साइड। थर्ड, इसी के अंदर एक जो बात करते हैं कि क्योंकि मीट के प्रिजर्वेशन के लिए स्पाइसेस की जरूरत थी, तो वो भी एक रीजन है कि वाई ए सेपरेट सी रूट वाज फाउंड फॉर इंडिया। फिर ये बात करता है कि भाई पहले हालांकि ट्रेड पहले होता था बट दैट वाज थ्रू द लैंड रूट। तो सी रूट क्यों हमें यूरोपियंस ने फाइंड करने के लिए कोशिश किया। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया गया था इन 1453 एंड सीरिया एंड इजिप्ट लेटर बाय द ओटोमन टर्क्स। तो ओटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल, सीरिया, इजिप्ट को कैप्चर कर लिया था। तो इस वजह से जो है ये मेडिटेरियन वाला जो रीजन था, इसे लैंड रूट के थ्रू जो होते हुए, so that was not possible for the European countries, so that actually made a argument to find a new route to reach India, ताकि अरब्स और टर्क्स से डील किए बिना एक नया रूट फाइंड करो भाई। वो कहाँ से फिर फाइंड किया गया? दैट वाज फाउंड थ्रू द सी रूट बाय फर्स्ट फर्स्ट ट्रैवर्सिंग थ्रू अटलांटिक ओशन, देन थ्रू द इंडियन ओशन। देन फोर्थ रीजन वाज कि वेनिस और जिनेवा जो कंट्रीज थे वहां पर, वो काफी छोटे कंट्रीज थे, वो टर्क्स के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते थे। तो ये भी एक रीजन रहा कि हम वहां से लैंड रूट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है। देन स्पेन एंड पोर्तुगल जो है, उन्होंने पैसों की सहायता से एंड मैन आदमियों की सहायता से, बाय द नॉर्थ यूरोपियंस, शिप्स है, टेक्निकल नॉलेज है, शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, इन सब से हेल्प मिला सो दैट दीज people could go out and explore the new places, new route to India. अब जो पुर्तगीज ये पायनियर थे, इन्होंने सबसे पहले ही पुर्तगीज ही आए थे इंडिया में, राइट। उसके बाद डच, देन इंग्लिश, देन डेन्स एंड फाइनली फ्रेंच। तो इसको याद, एक सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, पी डी ई डी एफ। सो पी डी ई डी एफ, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। पी पोर्तुगीज, डी फॉर डच, डच मीन्स आप कह सकते हैं नीदरलैंड्स, जो नीदरलैंड्स के लोग रहने वाले हैं। इंग्लिश आपको पता ही है। डेन्स डेनमार्क से रिलेटेड है, आप इससे याद रख सकते हैं। पोर्तुगीज के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा ने सी रूट फाइंड किया इंडिया का इन 1498, और उसके बाद जो है और ट्रेडिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए। देन सेकंड, पोर्तुगीज जो थे, जो कि फर्स्ट गवर्नर भी रहे हैं पोर्तुगीज की तरफ से, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। तो इनकी कौन सी पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टरेज सिस्टम। तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपको याद रखना डायरेक्टली, इतना ही सफिशिएंट है। अल्फेंसो डी अल्बुकरके, ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्तुगीज थे। इनको फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? गोवा को कैप्चर किया बीजापुर से। बीजापुर डायनेसिटी का रूल था पहले गोवा में, तो गोवा को कैप्चर किया अल्फेंसो डी अल्बुकरके की लीडरशिप के अंदर। मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया। थर्ड, भटकल को कैप्चर किया फ्रॉम श्री कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो श्री कृष्ण देवराय से जो है भटकल को कैप्चर किया विजयनगर के अंदर।
एंड पॉलिसी ऑफ मैरिंग को स्टार्ट किया, शादी नेटिव्स ऑफ इंडिया के जो हैं उनके साथ पॉलिसी ऑफ मैरिंग स्टार्ट की, मैरिज जो है। अपार्ट फ्रॉम दिस सती की प्रैक्टिस को भी बैन किया, जो भी पोर्तुगीज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस थे उसके अंदर। नेक्स्ट इज नीनो डी कूना। नीनो डी कूना नाम आप याद रखो बस, ठीक है। इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल को फ्रॉम कोचीन टू गोवा। फिर हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं, द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। फर्स्ट ये बात कर रहा है कि जो पावरफुल डायनेस्टीज थी इजिप्ट के अंदर, पर्शिया में, नॉर्थ इंडिया में, देखो इजिप्ट पर्शिया में जो पावरफुल डायनेस्टीज एमर्ज होने से पोर्तुगीज को वहीं पर ही चैलेंज मिलने लग गया अपने आसपास के रीजन्स में, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में पावरफुल डायनेस्टीज के एमर्ज होने से पोर्तुगीज को यहाँ पर चैलेंज मिला इन इंडिया में। और मराठाज एक काफी पावरफुल ये पॉलिटिकल पावर थी उस टाइम पे, तो वो भी उनके नेबर्स में इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया और जहाँ पर भी पोर्तुगीज अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की ट्राई कर रहे थे, तो ये भी एक रीजन रहे हैं पावरफुल डायनेस्टीज का जो इमरजेंस है। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं इजिप्ट पर्शिया उनके नेबरहुड के अंदर, इन इंडिया यू कैन से मराठाज एंड ऑल। सेकेंडली, जो ज्यूइश मिशनरीज की जो एक्टिविटीज थी, तो वो कन्वर्जन करते थे टू द क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने, यहाँ पर काफी वो पुर्तगीज का एक मेजर एजेंडा ये भी था। तो इस वजह से यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस देखने को मिला इंडिया के अंदर। सो पॉलिटिकल फियर was aroused by the activities of Jewish missionaries and there was hatred for persecution। तो इस वजह से there was spiritual pressure against the Portuguese spiritual pressure था, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिला। देन इंग्लिश एंड डच के जो कमर्शियल एम्बिशंस है उन्होंने चैलेंज किया टू द पोर्तुगीज सुप्रीमेसी को। Rampant corruption was one another reason, corruption, greed, selfishness. Then diversion of Portuguese colonial ambitions, तो वो वेस्ट की तरफ डाइवर्ट हो गए। क्यों भाई? ब्राजील की डिस्कवरी होगी, जब ब्राजील की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम पे पोर्तुगीज के जो एम्बिशन है ब्राजील की तरफ डाइवर्ट हो गए। सो दीज वर सर्टेन फैक्टर्स जो कि पोर्तुगीज की डिक्लाइन के रीजंस रहे हैं। डच मतलब नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है, जरूरी नहीं आप उसको याद रखें, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, बस सिंपल एक बैटल आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बिदारा, ठीक है। तो बैटल ऑफ बिदारा जो है वो, इस बैटल के अंदर इंग्लिश डिफीटेड डच, बस सिंपल इतना ही है। 1759 के अंदर ये बैटल ऑफ बिदारा फाइट की गई थी। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के जो फैक्टर्स फॉर फाउंडेशंस क्या रहे हैं? स्टार्टिंग में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है, राइट। सो ड्रेक्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंडली, इंग्लिश विक्ट्री ओवर द माइटी स्पेनिश आर्मेडा। इस वजह से जो है काफी ग्रेट एम्बिशंस पैदा हो गए इंग्लिश के लिए, काफी एम्बिशियस दे वर। देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड कब? इन 1600। 31 दिसंबर 1600 को जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया बाय द चार्टर। किसने इश्यू किया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उसने मोनोपोली दे दी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज फॉर द 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए कंप्लीट मोनोपोली दे दी है। देन कुछ सेटलमेंट्स रही है, सेटलमेंट्स इंडिया के अंदर इंग्लिश की, ये हम देख लेते हैं। सो थॉमस बेस्ट की विक्ट्री थी, कैप्टन थॉमस बेस्ट विक्ट्री और पोर्तुगीज। तो सूरत के अंदर जो है फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई 1613 के अंदर। उसके बाद सर थॉमस रो ने जहांगीर से जो है राइट्स सिक्योर किए, कुछ फरमान सिक्योर किए, तो एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद, बरोच, ये सब चीजें। देन बॉम्बे जो है कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में आया कब? ये चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे एज ए पार्ट ऑफ डोवरी मिला फ्रॉम पोर्तुगीज, और उसने लीज कर दिया टू द इंग्लिश कंपनी। कितने पे? देखो भाई, एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पे जो है बॉम्बे को लीज पे दे दिया चार्ल्स सेकंड ने। चार्ल्स सेकंड इंग्लिश के किंग उस टाइम के थे, उनको एज ए डोवरी मिला था ये, और उन्होंने आगे 10 पाउंड्स के रेंट पे आगे दे दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मद्रास में क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज,
तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास ने रिप्लेस किया मसूलीपट्टनम को एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर्स। पहले इंग्लिश हेडक्वार्टर्स मसूलीपट्टनम था, फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज ऑन द ईस्ट कोस्ट के ऊपर। देन सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता सिटी की डेवलपमेंट कैसे हुई? 3 विलेजेस को मिला के, सुतंती, गोविंदपुर एंड कालिकाते। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। कलकत्ता 3 विलेजेस, 3 गांवों को मिला के बनाया गया था, केएसजी के नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कालिकाटे, सुतंती एंड गोविंदपुर। और कलकत्ता में जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी ब्रिटिशर्स की, दैट वाज नेम्ड एज फोर्ट विलियम, ठीक है। एंड इट रिमेन्ड द सीट ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश सीट, ब्रिटिश पावर की सीट रही थी फोर्ट विलियम इन कलकत्ता टिल 1911। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किंग्स दरबार था और उसमें दिल्ली जो है सीट ट्रांसफर कर दी गई थी। अब फर्रुख सियार के फरमान है, ये फर्रुख सियार के फरमान को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? इस फरमान के थ्रू, फर्रुख सियार के फरमान मींस काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ट्रेड्स की काफी कंसेशंस दे दिए गए थे, राइट, इन बंगाल, गुजरात, हैदराबाद, इन सब जगह पर। फिर काफी सारी कंपनीज मर्ज होगी कुछ ऐसे करके, तो लास्ट में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है जो ये अल्टीमेटली जिसने रूल किया यहाँ पर। फ्रेंच, फ्रेंच की बात करते हैं, इन्होंने कोलबर्ट, मिनिस्टर लुई 14, इतना कोई याद रखने की जरूरत है नहीं इनकी। सेटलमेंट्स देख लो, पौंडीचेरी एक मेजर सेटलमेंट रही है फ्रेंच की। फ्रेंच को हम एक बार डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर आपकी रही थी, ठीक है। तो ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 वॉर्स फाइट किए गए हैं एंड दीज 3 वॉर्स आर कॉल्ड एज कार्नेटिक वॉर्स, 3 कार्नेटिक वॉर्स। तो 3 कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये कार्नेटिक वर्ड कहां से आया? कोरोमंडल कोस्ट एंड हिंटरलैंड। तो कोरोमंडल से कार्नेटिक इन्होंने नाम दिया ये। तो इससे कह सकते हैं कि कोरोमंडल से कार्नेटिक ये यहाँ से रीजन डेवलप हुआ है। जस्ट ए मोमेंट। तो यहाँ पर ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को इन्होंने डिस्कस किया है। So here we go, we have the first Carnatic War. So first Carnatic War was fought between, so all these Carnatic Wars they were fought between British and French, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 1748 के बीच में ये फाइट की गई। देखो कोरोमंडल कोस्ट एंड हिंटरलैंड है, तो कार्नेटिक नाम आपका यहीं से। अब ये क्या रीजन रहा है? बेसिकली जो भी कार्नेटिक वॉर्स हुई है, ये एंग्लो ब्रिटिश, सॉरी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यूरोप के अंदर चलती रही है। तो डिफरेंट पार्ट्स, दोनों इंपीरियलिस्टिक पावर्स थे, ठीक है, आपस में एम्बिशंस क्लैश करते थे, तो आपस में उनकी लड़ाइयाँ और भी जगह चलती रहती थी यूरोप में, और जगह कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, जब भी वहां पर यूरोप में लड़ाई होती है, यहाँ पर भी उनके बीच में कोई ना कोई वॉर हो जाती थी। तो वही ये वॉर्स बेसिकली वहीं से ये ड्राइव होती है। सो दीज वर एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप एंड विच वॉज कोज्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के टाइम की बात है, वहां पर जो चलती थी उसी के सिलसिले में जो है यहाँ पर भी वॉर्स हो जाती थी इनके बीच। रिजल्ट क्या रहा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन की गई, ठीक है, एंड ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हो गया यहाँ पे, और उसी के साथ यहाँ पर इंडिया में भी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है ये खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या रहा इस वॉर के अंदर? ये एक बैटल थी इसके अंदर, उसमें फ्रेंच फोर्सेज एंड द फोर्सेज ऑफ अनुरुद्दीन, इन्होंने मिलके नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो नवाब ऑफ कार्नेटिक अनुरुद्दीन थे, जिसको इंग्लिश ने हेल्प के लिए किया था, तो इन्होंने फ्रेंच फोर्सेज ने अनुरुद्दीन को जो है डिफीट कर दिया। इसके बीच में ये लड़ाई थी। तो ये छोटी सी आर्मी की टुकड़ी थी फ्रेंच की,
अंडर द कैप्टन पैराडाइज, इन्होंने डिफीट किया था स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर मलूज खान एंड सेंट थॉम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर अडियार। तो ये एक बैटल थी, एक काइंड ऑफ आई ओपनर रही है फॉर द यूरोपियंस इन इंडिया। तो इसने देखा कि एक इवन ए स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी वो भी इजिली डिफीट कर सकती है मच लार्जर इंडियन आर्मी को। सेकेंडली नेवल फोर्सेस की भी इंपॉर्टेंस यहाँ से थोड़ा देखने को मिली है। कमिंग टू द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54, 1749 टू 54। तो यहाँ पर जो राइवलरी, इंडिया में जो राइवलरी चल रही थी आपस में, जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी हमारे इंडिया के डिफरेंट नवाब्स प्रिंसेस इन सब के बीच में, उसी राइवलरी में जो है ब्रिटिश और फ्रेंच भी आ गए आपस में, और जो है अल्टीमेटली आपस में भी इनके बीच में ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर रही है। सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, द फ्रेंच गवर्नर हु हैड सक्सेसफुली लेड द फ्रेंच फोर्सेस, ड्यूप्ली ने लेड किया था फर्स्ट उसमें, और फ्रेंच फोर्सेस को जीत हासिल हुई थी इसके अंदर, राइट। नाउ ही वांटेड टू इंक्रीज हिज पावर, अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे थे, और फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे थे इन द सदर्न इंडिया। कैसे? लोकल डायनेस्टीज के डिस्प्यूट में इंटरफियर करके टू डिफीट द इंग्लिश। तो ये सब रीजन रहे, बैकग्राउंड रहा है इसका। इमीडिएट कॉज क्या रहा कि निजामुल मुल्क जो है उसकी डेथ हो जाती है। कौन थे ये निजामुल मुल्क? ये हैदराबाद किंगडम के फाउंडर रहे हैं। ये याद भी रखना आपको, हैदराबाद के फाउंडर किसने फाउंड किया हैदराबाद को? निजामुल मुल्क ने। सेकंड क्या रहा है कि रिलीज ऑफ चंदा साहिब, चंदा साहिब का रिलीज होता है जो कि सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली है, द नवाब ऑफ कार्नेटिक। थर्डली जो नासिर जंग का एक्सेशन है टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद, इसको अपोज किया जाता है बाय द मुजफ्फर जंग। नासिर जंग कौन है? सन ऑफ निजाम। और मुजफ्फर जंग कौन है? ग्रैंड सन ऑफ नवाब। ठीक है, तो इसमें हम एक बार ये देखते हैं कि डिफरेंट जो इंडियन डायनेस्टीज हैं, इंडियन रूलर्स हैं, किसको किसने सपोर्ट किया। तो यहाँ ये देखिए, तो डेक्कन के अंदर जो है यहाँ पर नासिर जंग की तरफ थे ब्रिटिशर्स, और मुजफ्फर जंग की तरफ थे फ्रेंच। ठीक है, कार्नेटिक, कार्नेटिक वाले रीजन में अनवरदीन की तरफ थे ब्रिटिशर्स, और चंदा साहब की तरफ फ्रेंच। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को किसने सपोर्ट किया? फ्रेंच। इसके अलावा नासिर जंग और अनवरदीन को ब्रिटिशर्स ने। तो इस लड़ाई में क्या होता है कि फ्रेंच सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब। ठीक है, मुजफ्फर जंग डेक्कन में, चंदा साहब कार्नेटिक में, वाइल इंग्लिश साइडेड विद नासिर जंग एंड अनवरदीन। अब इस लड़ाई में होता क्या, द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, जो मुजफ्फर जंग है, चंदा साहब एंड फ्रेंच। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रेंच ये मिलके जो है ये मार देते हैं अनवरदीन को इन द बैटल ऑफ अंबूर। इसी के साथ मुजफ्फर जंग बन जाते हैं सूबेदार ऑफ डेक्कन। ठीक है, एंड जो ड्यूप्ले है, ड्यूप्ले ऑल मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा के गवर्नर बन जाते हैं यहाँ पे। बिकॉज इस टाइम पर, ये ड्यूरेशन वो टाइम है जिस टाइम पर मुगल का इन्फ्लुएंस कम हो रहा होता है टू द साउथ ऑफ, इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन एंड दिस कोस्टल रीजन्स अराउंड इट। इसके बाद देखा जाता है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस टू मोहम्मद अली एट तिरुचिरापल्ली। तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे फैक्टर होते हैं ऑफ द इंग्लिश कंपनी। तो वो सजेस्ट करते हैं, उन्होंने रेड करते हैं, सडन रेड ऑन आरकोट। वो कहते हैं कि भाई मद्रास के ऊपर एक अटैक किया जाए। ठीक है, आरकोट वहीं पर ही है एंड कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, सो एज टू रिलीव द प्रेशर, ताकि तिरुचिरापल्ली के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम किया जा सके। और बिकॉज वहां पर ये सारे मिलके, वहां फ्रेंच फोर्सेस और ये सारे मिलके वहां पर रेजिस्टेंस अटैक कर, लड़ाई चल रही होती है इनकी। सो दे वांटेड कि हम इन्हीं के टेरिटरी में जाके हम यहाँ पर आरकोट में, मद्रास में अटैक करें, ताकि वो अपनी सेना लेके वापिस आए, ताकि चंदा साहब जो है
वापस भागे अपनी कैपिटल को बचाने के लिए। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के 210 लोगों की हेल्प से जो है वहां पर कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को। चंदा साहब वापस आते हैं। इस चक्कर में जो त्रिचुनापल्ली के ऊपर भी जो है उनका जो अटैक था वो काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। देन कमिंग फर्दर, इसके रिजल्ट क्या रहता है? इसमें फ्रेंच अथॉरिटीज ने देखा भाई काफी फाइनेंशियल लॉसेज हुए बिकॉज ऑफ ड्यूप्ली पॉलिसी, तो उसको डिप्ले को वापस बुला लेते हैं 1754 के अंदर। नेक्स्ट गवर्नर आते हैं गोडिडू जो नाम इनका, तो ये नेगोशिएशंस वगैरह करने लगते हैं इंग्लिश के साथ में। देन फाइनली इंग्लिश एंड फ्रेंच दे एग्रीड कि भाई अब जो लोकल डिस्प्यूट्स एंड डायनेस्टी के डिस्प्यूट्स हैं उनमें हम लोकल उनकी उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो लोग क्वारल्स और नेटिव प्रिंसेस हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बताते हैं कि जो फियर ऑफ सीरियस रिपरकशंस कि अमेरिका में जो हो सकता था, वो एक डर रहा है कि फ्रेंच दे सस्पेंडेड हॉस्टिलिटीज इन इंडिया आल्सो। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इस इन बैटल्स के? सेकंड बैटल जो है, तो इंडियन अथॉरिटी वाज नो लॉन्गर काउंटेनेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस, की यूरोपियन सक्सेस के लिए इंडियन अथॉरिटी की कोई सहायता की जरूरत थी नहीं, बल्कि हो क्या रहा था कि इंडियन अथॉरिटी वो डिपेंडेंट बन रही थी ऑन द यूरोपियन सपोर्ट। ठीक है, हमने देखा इस सेकंड कार्नेटिक बैटल में कैसे नेटिव प्रिंसेस की लड़ाई के अंदर झगड़े में आपस में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अल्टीमेटली इस सारे सिनेरियो को लीड किया। थर्ड कार्नेटिक वॉर है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये हुआ कब से कब तक? 1758 से 1763, 1758 टू 1763। तो यहाँ पर यूरोप में हम सभी को पता है राइट कि जो भी कार्नेटिक बैटल्स हो रही है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दे ट्रेसेस देयर लिंक्स टू द व्हाटएवर हैपनिंग इन यूरोप। तो वहां पर जो लड़ाई होती थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच, यहाँ पर भी ये चालू हो जाता था। सो ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेसियन 1756। तो 7 ईयर वॉर वहां पर चल रही थी। याद रखना वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 7 ईयर वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच 1756 टू 1763। तो उसी का पार्ट है आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर बिटवीन 1758 टू 1763। तो किस हिसाब से क्या लड़ाई होती है भैया? फ्रेंच आर्मी जो है काउंट डी लैली के लीडरशिप में होती है एंड दे कैप्चर्ड इंग्लिश फोर्ट ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगरम। यहाँ पर जो आपको याद रखना है थर्ड कार्नेटिक वॉर आते हैं, आपको माइंड में डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए बैटल ऑफ वॉन्डिवोश। ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डिवोश काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली दिस थर्ड कार्नेटिक वॉर इज वन बाय द इंग्लिश। सो इंग्लिश दे डिफीटेड द फ्रेंच। वॉन्डिवोश काइंड ऑफ व्हाइट वॉश कर दिया इंग्लिश ने फ्रेंच का। यहां से इंग्लिश की तरफ से कौन थे? जनरल आयरिकुटी। सो उन्होंने दे टोटली राउटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर द डी लैली। तो पौंडीचेरी दे देते हैं बाद में उनको जो है अल्टीमेटली लास्ट में जो है। सो दे वर रिड्यूस्ड टू ओनली ए फ्यू एनक्लेव्स यू कैन से फ्रेंच लाइक पौंडीचेरी एंड ऑल। सो थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस याद रखना है, ट्रीटी ऑफ पेरिस वो साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंड यूरोप। तो उसी के साथ जो है ये सेम ट्रीटी से जो है इंडिया में भी थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड अप हो जाती है। तो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये खत्म हो जाता है यहाँ पर राइट। एंड फ्रेंच लाइक पोर्तुगीज एंड डच वो केवल एक एनक्लेव्स तक सीमित रह जाते हैं। तो फ्रेंच कहाँ पर? पौंडीचेरी एंड ऑल इसके अंदर। तो लास्ट में ये बात करते हैं कि जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो फाइट की गई थी राइट, सो उसको जनरली हम रिगार्ड करते हैं कि दैट वाज द दैट लेड टू द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। दैट वाज क्वाइट डिसिसिव बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हम बैटल्स मानते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर को, दैट लेड फॉर द अल्टीमेट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। लेकिन जो हम टर्निंग पॉइंट देखें कि कंट्रोल ऑफ सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट वाज द बैटल ऑफ वॉन्डिवोश। बिकॉज अगर इस बैटल में फ्रेंच फोर्सेस जीत जाते तो मे बी इट वाज नॉट द ब्रिटिश, मे बी फ्रेंच कुड हैव रूल्ड ओवर इंडिया राइट। So the true turning point for control of subcontinent was the victory of British forces or French forces at Wandiwash in 1760. So ये बैटल को भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, we cannot ignore this.
सो अगर हम देखें कि क्या रीजंस रहे हैं कॉजेज फॉर इंग्लिश सक्सेस की और फ्रेंच का फेल्योर हुआ है, क्या रीजंस हैं इसके? फर्स्ट रीजन है कि इंग्लिश कंपनी वाज ए प्राइवेट एंटरप्राइज whereas French company was a state concern. प्राइवेट एंटरप्राइज है, इजी डिसीजन मेकिंग। आज भी हम जो डिफरेंस देखते हैं प्राइवेट एंड स्टेट के बीच में, सेम डिफरेंसेस आप लगा सकते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज, फास्ट डिसीजन मेकिंग, मोर एफिशिएंट, ये सारी चीजें रहती हैं, तो इस वजह से इंग्लिश कंपनी वाज मोर सक्सेसफुल। सेकेंडली, इंग्लिश नेवी वाज सुपीरियर। नेवी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट? इंग्लिश नेवी सुपीरियर रही है, सो अल्टीमेटली इट हेल्प द ब्रिटिश। इसने कट ऑफ कर दिया था वाइटल सीलिंग बिटवीन फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया एंड फ्रांस। तो फ्रांस से हेल्प ही नहीं मिल पाई, राइट? जो बैकअप जो मिलता है। थर्ड, कि जो इंग्लिश के पास इंपॉर्टेंट प्लेसेस ज्यादा थे, लाइक कैलकाता, बॉम्बे, मद्रास, अलग अलग जगह पर, राइट? वेर एज फ्रेंच दे वर ओनली दे हैड ओनली पौंडीचेरी इन देयर पोजेशन। फिर हम बात करें कि फ्रेंच ने के जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे दे वर सबॉर्डिनेट टू द टेरिटोरियल एम्बिशंस, वेयर एज ब्रिटिश के बारे में जो है वो कमर्शियल इंटरेस्ट भी उतने ही जरूरी थे उनके लिए जितना कि टेरिटोरियल एम्बिशंस थे। तो इस वजह से क्या है कि कमर्शियल इंटरेस्ट अगर इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन प्रॉफिटेबल एवरी टाइम, राइट? इट ऑक्यूपाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड दैट वेल्थ हेल्प्ड इन फाइटिंग द डिफरेंट वॉर्स। फिफ्थ फैक्टर बताते हैं कि जो कमांडर्स थे इन ब्रिटिश कैंप दे वर सुपीरियर। एग्जांपल्स सर आयरिकुटी, लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव and many others, whereas in the French there was only one notable that we call Dupleix, right? अब now coming to the next कि ये देख सकते हैं कि एक लास्ट इसका टॉपिक है why the English succeeded and against other European powers। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे क्या रीजंस थे कि इंग्लिश दे वर सक्सेसफुल ओवर द फ्रेंच। अब ये सभी यूरोपियन पावर्स के बारे में लेके कंबाइंड है, ठीक है? तो काफी कुछ तो आपने देखा, वैसा सा ही कुछ है, राइट? तो उन्हीं के बारे में जो अभी हमने पहले रीजंस डिस्कस किए थे वैसे ही कुछ होंगे, बट सम अदर रीजंस एज वेल वी कैन डिस्कस। सो फर्स्ट कि यहाँ पर हम कलेक्टिवली बात करेंगे ऑल द यूरोपियन पावर्स इंक्लूडिंग द फ्रेंच। तो फर्स्ट वाज द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज अमलगमेशन ऑफ सेवरल राइवल कंपनीज एट होम। तो काफी अमलगमेशंस था आपस में, जो राइवलरी वगैरह वो पहले कंबाइन कर दी गई थी, तो कंपनीज वगैरह थी, राइट? सेकेंडली प्राइवेट इंटरेस्ट इसमें रहे हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट रहे हैं। जबकि फ्रेंच कंपनी की बात करें यहाँ पर मोनार्क था, राइट? तो मोनार्क के 60% शेयर थे यहाँ पर। तो अल्टीमेटली स्टेट का काफी इंटरफेरेंस रहा है। Second is naval superiority. British Navy was much more superior than its rivals in Europe. Industrial Revolution. So Industrial Revolution started from England. 1750 के अराउंड बताते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से। सो अल्टीमेटली इट वाज एट द एडवांटेज, इंग्लैंड एडवांटेजियस पोजीशन पे था, लाइक स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम, ये बहुत सारे इन्वेंशंस थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वहीं से स्टार्ट हुआ, राइट? Then military skill and discipline was here also. The English was at the better stage. Then stable government, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन को छोड़ दें इंग्लैंड में 1688 के अंदर, उसके अलावा मेजरली जो ब्रिटिश है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट रही है वहां पर अंडर द लीडरशिप ऑफ मोनार्क्स, ठीक है? जबकि बाकी यूरोपियन पावर्स फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, यहाँ पर कुछ न कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती है, अनस्टेबल सा रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहा, उसके बाद नेपोलियन वॉर्स भी, राइट? फिर नेपोलियन की डिफीट होती है 1815 में। तो चलता रहता है कुछ ना कुछ यहाँ पर। लेसर जील फॉर रिलीजन, ये भी एक रीजन रहा है कि ब्रिटिशर्स दे वर मोर कमर्शियली ओरिएंटेड, और जील की रिलीजन की तरफ कम उनका ध्यान था, कम उसको इतना हालांकि इन्होंने भी प्रोपोगेट किया बट इतना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था रिलीजन को प्रोपोगेट करने में इन कंपैरिजन टू डच, स्पेन, पोर्तुगल। तो इस वजह से they were relatively more acceptable to the local subjects of India in comparison to other colonial powers. Then use of debt market,
डेट मार्केट भी जो है इन्होंने एफिशिएंटली यूज किया, डेट मार्केट को यूज करके दे रेज द फंड्स, ठीक है, फंड्स को रेज करके अल्टीमेटली कोई भी वॉर होती है, बैटल होता है, कहीं पर भी इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं, फंड्स आर वेरी हाईली रिक्वायर्ड। तो डेट मार्केट को इन्होंने काफी एफिशिएंटली यूटिलाइज किया टू रेज द फंड्स फॉर द वॉर्स। तो ये हमारे रीजंस रहे हैं। अभी समरी में हमने देखा, मेनली हमने कवर अप कर लिया है। एक क्विकली एक बार फिर से इसी पोर्शन को हम रिवाइज कर लेते हैं। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोजेस क्या रहे हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के। ये रिवीजन काइंड ऑफ आप मान सकते हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था दोनों को, इंग्लिश और फ्रेंच को, तो राइवलरी आपस में थी इनके बीच में। इसके अलावा साउथ इंडिया में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, जहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट प्रिंस नवाब हैं, उनको अलग अलग, फ्रेंच अलग सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश अलग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो। इसके अलावा यूरोप की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, 7 ईयर वॉर एंड ऑल, तो वो आपस में दैट लेड टू द 3 कार्नेटिक वॉर्स। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 48 के बीच में, एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंच जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट करते हैं। सेकेंड कार्नेटिक वॉर इट रिमेन्ड अनकंक्लूसिव। थर्ड कार्नेटिक वॉर इट एंडेड विद द बैटल ऑफ वांडीवॉश। यहाँ पर ब्रिटिशर्स डिफीटेड द फ्रेंच। 1758 से 63 रहा है, एंड बैटल ऑफ वांडीवॉश वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये आपको याद रखना है। एंड कौन सी ट्रीटी साइन की? ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। कहां पर? यूरोप में। पेरिस आपको पता ही, फ्रांस में, ठीक है। रीजंस क्या रहे हैं फ्रांस फेल्योर के? अभी पढ़ा हमने जस्ट। तो मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट इनएडिक्वेट थी फ्रेंच की, ठीक है। फाइनेंशियल बिकॉज हमने देखा कि फ्रेंच वाज द स्टेट कंसर्न वेयरएज ब्रिटिश वाज द प्राइवेट कंपनी। फंड्स भी वहां पर वो ज्यादा डोनेट, कमर्शियल इंटरेस्ट को सपोर्ट ज्यादा करते थे ब्रिटिशर्स वे। फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट यूरोप में भी, ये भी एक रीजन रहा है। देन इंपीरियल फ्रांस की इल मैनेज्ड पॉलिसी। फोर्थली लैक ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव्स फॉर द फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी के कमर्शियल इंसेंटिव्स भी काफी कम रहे हैं। एंड साउंड कमर्शियल बेस, इंग्लिश कंपनी का साउंड कमर्शियल बेस भी एक रीजन रहा है। द नेक्स्ट, so that's all for this chapter, and I hope you like this video. Then please do subscribe, and if you have any queries, any questions, you can ask on the Telegram group description that is given in the description box below. Thank you very much. Have a good day.